बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक न्यूक्लियर फिज़िक्स का है, उसको आगे लेके चलेंगे। उससे पहले एसआई यूनिट फॉर रेडियोएक्टिविटी इज़ बैकवल। एसआई यूनिट जो है रेडियोएक्टिविटी का वो हैंडी बैकवल के नाम से ही उन्होंने रख दिया BQ। इन एसआई यूनिट 1 BQ इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अगर एक सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन हो रही तो उसको हम एक बैकवल कहेंगे। दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट, ये बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 gram of radium has activity of 3.73 into 10 power 10 Becquerel. Therefore, the kilo Becquerel and the mega Becquerels are commonly used. क्योंकि बहुत स्मॉल मिकदार है यूनिट की, तो हम किलो Becquerels और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है बहुत स्मॉल मिकदार है, तो हम किलो Becquerel या मेगा बैकवल जो है इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन होना, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, और यानी एक एटम से एक पार्टिकल निकलना, तो ये स्मॉल क्वांटिटी है। एंड आर कॉमनली यूज जो है वो किलो बैकवल है या मेगा बैकवल है। द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम इज 3.73 इंटू 10⁴ मेगा बैकवल। अगर 1 ग्राम रेडियम हो तो उसकी जो मिकदार है वो कितनी होती है, 3.73 इंटू 10⁴ मेगा बैकवल होती है, ठीक है। अब है फिशन रिएक्शन। क्या है फिशन रिएक्शन? अच्छा, ये वाला जो जनरली है ये एटम बम वगैरह जो बनता है, या हम न्यूक्लियर रिएक्टर अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो वो जो हम बनाते हैं वो इसी रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ होता है। एक है कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब ये है कि हमने जो एटॉमिक रिएक्शन है उसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, और जितना हम चाहते हैं उतना रिएक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा है अनकंट्रोल। अनकंट्रोल में जैसे ये एटम बम वगैरह हम फोड़ते हैं या एटम बम फटता है, वो अनकंट्रोल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो उसमें खारिज होती है, और वो हमारे नुकसान के लिए है ना। जहाँ हमें ज़रूरत है कि इस कौम को तबाह करना है तो हम तबाह कर देते हैं, लेकिन जो कंट्रोल्ड है वहाँ से हम एनर्जी लेके अपने यूज़फुल पर्पस के लिए बिजली जो है वो पैदा करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम पैदा करते हैं। अच्छा जी, fission reaction. Fission reaction take place when a heavy nucleus such as U-235 split or fission into two smaller nuclei। यानी ये स्प्लिट होता है दो छोटे न्यूक्लियाई में बाय अब्जॉर्बिंग ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो आके इससे टकराता है, एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये यूरेनियम का एक एटम पड़ा हुआ है, इससे एक न्यूट्रॉन आके टकराएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मज़ीद अनस्टेबल, पहले भी अनस्टेबल था, तो ये फिर क्या होगा, बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। और 3 न्यूट्रॉन भी खारिज होंगे और एनर्जी निकलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी निकलेगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो खारिज होगी। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो खारिज होती है, ठीक है। क्लियर? तो क्या है कि एक एटम अगर हम लेते हैं, एक एटम, तो अगर हम लेते हैं और इससे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन इसके ऊपर डालते हैं, तो ये क्या होगा? टूट जाता है। किसमें? बेरियम और क्रिप्टॉन में। और 3 न्यूट्रॉन भी खारिज होते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होगी सिर्फ एक एटम से। वन एटम क्या है? एक एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होगी, ठीक है।
क्लियर। तो ये हमारे पास, अब आप देखें कि ये एक एटम से इतनी एनर्जी खारिज हो रही है। तो अगर आप कितना है ये U-235 है ना, ठीक है, इसका एक मोल ले लें। आपको पता है एक मोल किसके बराबर होता है? जितना इसका मोल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये 235 ग्राम, कितना है? 235 ग्राम है। कितना है? 235 ग्राम। एक मोल के इसके एटॉमिक मास के बराबर आप मेजर कर लेंगे। अब इतने ग्राम एक मोल ले लेंगे तो कितनी एनर्जी खारिज होगी, इसको इससे ज़रूरत दे दें, हमें पता चल जाएगा कि इसमें एटम कितने होंगे। पहले एटम ही जो देखें ना, 1.6 आपने पढ़ा हुआ है, इंटू 10⁻23 एटम पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। ये एक मोल होता है। क्या होता है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक एटम में तो इतनी है, 200 से मजीद मल्टी 200 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अपन अंदाज़ा लगाएं कितनी एनर्जी खारिज होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। हाँ। तो कौन है भाई? क्या हुआ है हबीब हारून बेटे? सॉरी सर, वो गलती से खुल गया। अच्छा अच्छा, मैंने खोला हुआ माइक इसलिए। अच्छा, तो बात समझ आई कि अगर एक एटम से एनर्जी खारिज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो आप एक मोल अगर लेंगे, वो एक मोल होगा 235 ग्राम। कितना होगा? 235 ग्राम। मोल तो आपने पढ़ा होगा ना। तो आप क्या करें, एक मोल में एटमों की तादाद एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक 1.6 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। इसको 200 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी खारिज होगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब ऐसे नहीं है कि यूरेनियम जो है, फ़र्ज़ करें आपके पास यूरेनियम है, आप ये सोच रहे हैं आज या अब्बू से झगड़ा हो गया या किसी से भी, चलो सॉरी फॉर दैट, तो वो आपने कहा आज शेयर नहीं है, आप यूरेनियम लेके आग उसको लगा देते हैं भी, अब फट जाएगा ये, तो वो कभी भी नहीं फटेगा। यूरेनियम अगर आप उसको माचिस की तीली या लाइटर से जलाएं तो कभी नहीं फटेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जलेगा। उसके लिए क्या है कि न्यूट्रॉन आपको उसके ऊपर फेंकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन। तो उसके लिए आपको न्यूट्रॉन सोर्स पहले चाहिए कि कहाँ से न्यूट्रॉन आ रहा है। ये जितना हमारे पास एटम बम वगैरह हम फोड़ते हैं या एटॉमिक रिएक्टर में हम इसको यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं उसके ऊपर, फिर ये फटना शुरू करेगा। क्या है ये? एक रिएक्शन बताया एक एटम का, फिर ये फटना शुरू करेगा, अदरवाइज ये नहीं, जो मर्जी कर लें ये नहीं फटेगा। ठीक है, चाहे अब इसको आग में डाल दें नहीं फटेगा ये। ठीक है। अब रिएक्शन शुरू करने के लिए इसको फिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन शुरू करने के लिए आपको क्रिटिकल मास चाहिए, वो 16 ग्राम, 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। ठीक है, आपके पास मैस होगा तो ये फटना शुरू करेगा। अगर इससे आप 15.9 भी कर देंगे ना ग्राम, तो ये नहीं चलेगा। क्या ये नहीं चलेगा, जो मर्जी कर। ठीक है। तो सुने, पाकिस्तान ने इसको क्रिटिकल मैस कहते हैं, ऐसे यानी कि मिसाइल भी बना लिए। वो 1 किलो से भी यानी कि 16 किलो जो है ना क्रिटिकल मैस है। पुराने ज़माने से ये चल रहा है ना, अब तो नया दौर आ गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 2-3 किलोग्राम में भी फिशन रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया, और वो इस काबिल हो गया कि किसी फ़र्ज़ करो 1 किलोमीटर के एरिया में कोई फ़ौज तबाह कर रही है तो वहाँ पे वो इसको फेंकेगा, मिसाइल जैसे शॉर्ट रेंज बनाए हुए हैं। तो उस एरिया की पूरा 1 किलोमीटर में सब जो है मतलब असला वगैरह सब तबाह हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो अगर आप कोई फेंकते हैं तो वो इस तरह तबाह नहीं होता जैसे ये पाकिस्तान में वो बनाए हुए हैं 2-3 किलो का मिसाइल। तो उसको हम, उसने क्रिटिकल मैस जो है वो उसको कम कर दिया है। उससे क्या कर दिया, क्रिटिकल मैस कम कर दिया, और रिएक्शन जो है उससे स्टार्ट हो गई। लेकिन जनरली जो पुराने ज़माना चलो कह लो चल रहा है ना, वो यही है कि 16 ग्राम
16 किलोग्राम से अगर कम हो तो रिएक्शन ही नहीं, आप न्यूट्रॉन डालें वो नहीं चलेगा। लेकिन पूरा 16 किलोग्राम हो या ज़ाहिर है इससे ज़्यादा जितना भी हो, तो वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और बम्बार्डमेंट यानी फटना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर? 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे, ये ज़हन में रखें आप। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अच्छा जी, ये देखें, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम U-235 से टकराया है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। यहाँ से दो पार्टिकल निकले, एक्स और वाई, और 3 न्यूट्रॉन जो है ना यहाँ से खारिज होंगे मजीद। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने खारिज होंगे? 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बेरियम और क्रिप्टॉन है। Where U-236 is an intermediate state that lasts only for a fraction of second, थोड़ी देर के लिए रहता है, before splitting into X and Y nuclei called fission fragments। इसको हम fission fragment जो बन गए बेरियम और क्रिप्टॉन। Nuclear fission was first observed in 1939 by Otto Hahn and Fritz Strassman। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों ने जो है वो ऑब्जर्व किया। यूरेनियम न्यूक्लियस वाज फर्स्ट स्प्लिट इनटू टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट, तकरीबन बराबर होते हैं। आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग ए स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन, उन्होंने लो एनर्जी न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व किए। द प्रोसेस आल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन पर फिशन इवेंट्स। 2 या 3 न्यूट्रॉन एक से निकलेंगे, मतलब एक एटम जब टूटेगा, बहुत सारे पड़े होते हैं ना। अब आपको बताया ना वो पीछे मैंने कि अगर एक मोल हो तो 1.6 इंटू 10⁻23 एटम होंगे एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक। तो अब हर एक से अगर आप न्यूट्रॉन टकराते हैं, हर एक से 3-3 निकलेंगे, वो आगे फिर आगे टकराएंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, प्रोसेस आल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट्स। एवरेज 2.47, हम 3 लेते हैं, वाज रिलीज पर इवेंट्स। एक इवेंट में तकरीबन 2.43 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन में जाहिर किया गया। ये देखें इक्वेशन है, ये इधर जो है वो ये गलत बना हुआ है, मैंने भी वैसे लगा दिया यहाँ पे, सॉरी, एक मिनट। ये इधर प्लस आएगा, क्या आएगा? प्लस आएगा। ये बेरियम और क्रिप्टॉन, ये आप ख्याल रखिएगा, अभी आपकी वीडियो में ये आ जाएगा। ठीक है, मसलन U-235 पे न्यूट्रॉन टकराएगा तो बेरियम बन गया। ठीक है, और भी बन सकते हैं कोई आर्टिकल क्रिप्टॉन। तो वो ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको कोई याद ही नहीं रहेगा। इसलिए यही आप लिखें, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, या प्लस आएगा। तो ये बुक में गलतियाँ काफ़ी हैं भाई। तो अब ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे कि नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे। 3 न्यूट्रॉन एवरेज निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन 2 भी निकल सकते हैं, और आगे एनर्जी भी होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख सकते हैं आप नोट उसमें, यानी कि अपनी जो अगर आपने पेपर में आएगा तो वहाँ पे आप इक्वेशन के साथ ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ख्याल है यहाँ पे क्या है, प्लस है। क्लियर? अच्छा जी, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अच्छा, इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिन। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको, इनका जो मास है मल्टीप्लाई, मतलब जितना मास इन दोनों का है, न्यूट्रॉन का और इसका, तो आगे ये जो बनेगा ना, इसका मास इससे कम होगा। वो कहाँ गया मास? कहते हो एनर्जी की शक्ल में बाहर आ गया। किस शक्ल में? एनर्जी की शक्ल में बाहर आ गया। समझ आई बात? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, हैवी न्यूक्लियस से वो जो मास है ये वाला, ये क्या होगा? कम होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो बाकी कम हो गया है मास, यानी फर्ज करो जितना भी कम हुआ है मास, तो वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। द मेजरमेंट शो दैट अबाउट 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट्स। हर इवेंट्स यानी हर एटम जो फटता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है। दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
relative to the amount released in chemical process. कहते हैं जो chemical process में एनर्जी खारिज होती है इससे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है. If we burn 1 ton of coal, then 3.6 into 10 power 10 joule of energy is released. अगर कहते हैं 1 टन कोयला ले लेना तो उससे 3.6 into 10 power 10 joule of energy रिलीज होती है. बट ड्यूरिंग फिशन ऑफ 1 किलो ऑफ यूरेनियम, 1 किलो यूरेनियम ले लें आप, ये 1 टन है ना कोयला, तो 1 किलो यूरेनियम में एनर्जी 6.7 टाइम्स पावर 11 जॉल ऑफ एनर्जी. ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, एक का फर्क नहीं है. वो इधर इधर 10 है ना, इधर कितना है 11 है, वो एक का फर्क नहीं है. आपको पता है जब आप एक 1 है तो आप एक 11 है, तो अगला जो आएगा जो 11 का 1 है फर्ज करो तो वो डेसिमल में चला जाता है. एक 1 और 11 10 का फर्क पड़ जाता है ऐसे, यानी आगे जब ये जाता है. ठीक है, बात समझ आई. तो जैसे लैक है और 10 लाख है, तो यहाँ पे ये 10 लाख चलो हो गया, पहले लैक था फिर 10 लाख हो गया, यानी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, क्लियर. एनर्जी बहुत सारी खारिज होगी. तो ये 1 टन है, ये कितना है 1 टन ऑफ कोयला, तो ये 1 किलो ऑफ यूरेनियम है. ये भी आप जहन में रखें कि इधर कितना फर्क है इसका. आगे चलते हैं. अच्छा जी, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं, जैसे एटम बम वगैरह फटता है. न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन U-235 undergo fission. These neutron can in turn trigger other nuclei. अब ये देखें, 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए, 1 2 3, एक एटम फटेगा, बेरियम और क्रिप्टॉन 2 पीस बन गए इसके, ये तो पता नहीं कहाँ जाएंगे. ठीक है, अब 3 न्यूट्रॉन मजीद आगे जो यूरेनियम के एटम पड़े हैं उनसे टकराएंगे, 3 3 यहाँ से निकलेंगे. ठीक है, फिर बेरियम और क्रिप्टॉन बनते जाएंगे और 3 3 एटम न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे आगे, फिर जो एटम पड़े होंगे उनसे फिर ये आगे फर्दर टकराएंगे. इस तरह ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा. क्या होगा, ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा और एक बहुत बड़ा धमाका होगा. क्या होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा. ये देखें ऐसे, तो ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा तो इसको हम बहुत बड़ा एक धमाका होगा और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज इन दिस प्रोसेस. इसमें क्या था है, लार्ज अमाउंट ऑफ, ये पुराने ज़माने की जो वीडियो थी वो आपको दिखा रहा हूँ. नए दौर में की वीडियो भी होगी पड़ी हुई, लेकिन ये मुझे मिल गई तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह पुराने हुए ना तो उनकी वीडियो. ठीक है, ये देखो चेन रिएक्शन जो अनकंट्रोल है, हमें जो है ना ये एनर्जी मिलेगी और वो तबाही लेके आएगी बस, और ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होगी. क्या है, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होगी. क्लियर, उम्मीद है आप इसको समझ गए. अच्छा जी, तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो है ना चेन रिएक्शन उसका है. अच्छा जी, these neutron can in turn trigger other nuclei to undergo fission with the possibility of a chain reaction. Calculation shows that if chain reaction is not controlled, it will proceed too repeatedly and possibly result in the sudden release of an enormous amount of energy. एन एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा धमाका होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होगी. ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया. उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी. आगे चलते हैं. अनकंट्रोल तो हो गया, सॉरी, और ये जो है ना ये कंट्रोल्ड है. क्या ये कंट्रोल्ड है? ये भी मैं आपको दिखाता हूँ. अच्छा जी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. दिस चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड एनर्जी फॉर द यूजफुल पर्पस. ठीक है, इन दिस sort of self-sustained reaction, extra neutron liberated in the Fian reaction are absorbed using some
मटेरियल टू स्लो डाउन द चेन रिएक्शन। मसले ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें ये हो रहा है कि ये चलेगा, हमने ना हैवी वाटर लगाया होता है रिएक्टर में, हैवी वाटर D2O होता है। ये अगर आप H2O है ना, ये D2O ड्यूटियम जो है उसका ये से बनता है। ड्यूटियम आप समझते हैं, अगर पानी के 7,000 कतरे लें, उसमें से एक कतरा जो है वो क्या होगा, 17,000 यानी ड्रॉप्स लें तो एक ड्रॉप जो है वो ड्यूटियम का होता है। जैसे हमारे पास ये यूरेनियम का एटम है, जब इससे न्यूट्रॉन टकराएगा, ये यूरेनियम है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन है, ये इसे टकराएगा ना, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन मजीद। तो दो को हम क्या करेंगे, स्लो डाउन कर देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे, स्लो डाउन, यानी कि अब्जॉर्ब हो जाएंगे हैवी वाटर में। इसके अलावा कैडमियम रॉड भी हम इस्तेमाल करते हैं, बोरोन रोड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये स्लो डाउन हो जाए। अब एक बच के आगे एक एटम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, एक न्यूट्रॉन आगे जाएगा और 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर, बात समझ आई? तो वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, उनकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, आगे नहीं टकराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर हमने हैवी वाटर जो है वो हीट अप भी होता रहेगा, बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड हो जाएगा। उसको हम टरबाइन के ऊपर फेंकेंगे। कहाँ फेंकेंगे, टरबाइन के ऊपर, ठीक है। वो इसको नहीं फेंकेंगे, बल्कि ये सुपर हीटेड हो जाएगा, इसके साथ पानी चल रहा होगा, भी मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा आम पानी। वो वाटर जो है वो सुपर हीट हो जाएगा वो भी, और वो टरबाइन के ऊपर जाएगा। टरबाइन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, और टरबाइन जो है पहले भी आपको ये मैं बता चुका हूँ, टरबाइन जो है वो आगे जनरेटर को चलाएगी और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी। ये कंट्रोल्ड प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये कंट्रोल्ड प्रोसेस हो जाता है। बात समझ आ रही है कि एक न्यूट्रॉन अगर हम आगे ट्रैगर करते हैं, बाकी 2 न्यूट्रॉन जो है ना उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं हैवी वाटर में। इसमें हैवी वाटर में अगर हमें ये अंदेशा हो कि हमारा रिएक्टर जो है फट जाएगा, तो हमने कैडमियम और बोरॉन रोड्स के चैनल बनाए। तो बहुत बड़ा सेटअप होता है, अभी थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पता नहीं कितने मंजिला होता है। तो वो कैडमियम रॉड जो है ना, ये बोरोन रॉड हम न्यूक्लियर रिएक्टर में लेके आते हैं, और जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और वो आपका रिएक्टर जो है वो जलने से बच जाता है या तबाह होने से बच जाता है। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है वो किया होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद जो है आपकी मालूमात में इजाफा हो। ये देखेंगे हमारे पास एक Nuclear reactors are the modern day ये न्यूक्लियर nuclear reactors are the रिएक्टर है। ये देखें, इसके अंदर ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है ये कोयला वगैरह जो है ना ये अब पुराना हो गया है, फॉसिल फ्यूल था, तो अब हम इसको जदीद तरीका जो है इस्तेमाल करें। ये देखें यहाँ पे ये D2 हैवी वाटर आ रहा है। क्या आ रहा है, हैवी वाटर आ रहा है। तो ये इतना सुपर हीटेड हो जाता है कि ये सुपर हीटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये इसके अंदर इस चैनल में आ रहा है सुपर हीटेड वाटर, ठीक है, ये D2O है। तो यहाँ पे आम पानी है, इसको ये सुपर हीट कर देता है। फिर ये क्या है, ये बाहर जाता है, ये टरबाइन जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है। क्या है, टरबाइन चलना शुरू हो जाती है, पानी इसके ऊपर जाएगा, बहुत प्रेशर से जाएगा। हीट जितनी ज़्यादा हो उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है, आपको पता है। जैसे वो आप समझ लें कि वो काला इंजन पुराने ज़माने में नहीं चलता, वो भी स्टीम से ही चलता था। तो उससे क्या होगा कि ये जनरेटर चलेगा और बिजली पैदा होगी, बस यही है। और ये हमारे पास यहाँ न्यूट्रॉन दौड़ रहे हैं। ये देखें, ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये रॉड्स हैं, हैवी वाटर है, उससे अब उसमें अब्जॉर्ब हो रहे हैं ज़्यादा। वो क्या है कि ये हमने इस तरह चैनल बनाया होता है इसके अंदर। क्या बनाया होता है, चैनल। जो हमारे पास कैडमियम वो यूरेनियम की रॉड्स है ना, वो हमने इसके अंदर लगाई होती है। क्या है, इसके अंदर लगाई, तो आग नज़र नहीं आ रही होती। बस ये यहाँ पे क्या है कि अब ये पानी जो है ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, सुपर हीटेड हो जाता है। कि वो आगे जो है वो क्या करेगा कि
इसको आगे ले जाता है, जो हैवी वाटर है इसको सुपर हीट करता है, फिर वो आगे हैवी वाटर के बाहर जो आम पानी लगा होता है वो उसको हीट अप करते हैं। बात समझ आ रही है? उम्मीद है। इसके अंदर फिर ये वाटर जो है ना एक्ट एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर कहते हैं कि ये रॉड्स हैं, बोरॉन रॉड्स या कैडमियम रॉड्स हैं, ये भी न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करती हैं, इसके अंदर लगाई होती हैं हमने। ये बड़ा सेटअप होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस बता रहा है कि बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, जब इसे टकराएगा तो मज़ीद वो आगे बढ़ती जाएगी, 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो यहाँ से हमें मिलेगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना वो बता रहा है, क्लियर। आगे हम चलते हैं। ये देखें, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदर वाला हिस्सा है। क्या है ये? न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदर वाला है। यहाँ पे ये जो आपको बड़ी लंबी लंबी रोड्स नज़र आ रही हैं, अभी मैं एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये रोड्स जो है ना ये यूरेनियम रोड्स हैं। क्या है ये? यूरेनियम रोड्स हैं। तो ये बाहर हैवी वाटर हमने रखा हुआ है, ये सारे का सारा बबल भी नज़र आएंगे आपको। तो ये आपको बबल भी इसमें नज़र आएंगे जाते हुए जब ये स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आएंगे अभी। रेडिएशन वो कह रहा है रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा होंगी। हाँ ज़ाहिर है, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल हमने लगाया हुआ, तो रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा होंगी। ये आवाज़ पैदा होगी जब ये स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवाज़ पैदा होगी जब ये रिएक्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आवाज़ सुनाई देगी इस तरह की होम की। लेकिन ये कि ये फटेगा नहीं, सिर्फ ये इसके अंदर जो है ना ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगी? हीट। ये देखिए बबल नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहाँ पे बबल नज़र आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदरूनी हिस्सा जो है वो दिखाया है, जहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा होता है। ये सारा इसके गिर्द जो है वो D2O हैवी वाटर है, ये सुपर हीटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? सुपर हीटेड। आग नहीं नज़र आ रही, बस ये हीट हो रहा है, सुपर हीटेड नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें बबल ऊपर जा रहे हैं। बबल हवा तो हर जगह मौजूद होती है। तो फिर इनमें ये क्या है कि ये रॉड्स हैं जो न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व भी करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये एक हमारे पास वीडियो है। टाइम क्या हो गया? अच्छा, तो इसको देख लेते हैं। ये कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है कनाडा का, तो उसका दिखाया हुआ है, ठीक है। चलेंगे इसको देखते हैं कि किस तरह बना हुआ है। This is Darlington, on the shores of Lake Ontario, about 70 kilometers east of Toronto. It's one of Ontario Power Generation's 2 nuclear generating stations. And it's basically a factory for making lots of electricity, enough to power a city of around 2 million people. That's about 20% of Ontario's electricity needs. The building is divided into 2 main areas along its length. The nuclear side, with the reactors, and the conventional side, with the turbine generators that make the electricity. There are 4 generating units at Darlington, units 1 to 4, each with a reactor and a turbine generator. Each unit can generate 935 megawatts of electricity. Darlington produces electricity using the heat that comes from splitting uranium atoms in a process called nuclear fission. The fuel is naturally occurring uranium that's processed into small pellets. The pellets are sealed into metal tubes, which are welded together to form a fuel bundle. The fuel bundles are then inserted into a large tank called a calandria, which is the heart of the nuclear reactor. In CANDU reactors, a special kind of water called heavy water flows around the fuel bundles. Heavy water is found in all water, rivers, lakes, and oceans. On average, 1 out of every 7,000 drops of water is heavy water. It's 10% heavier than ordinary water because it incorporates a heavy form of hydrogen called deuterium. The heavy water slows down tiny particles called neutrons.
so they are more likely ये to slow hit down and करता है split इसको. the uranium atoms. A chain reaction of splitting atoms releases tremendous heat into the heavy water. The heated heavy water flows through a closed-loop system that's pumped through the reactor to a set of steam generators, where it transfers the heat to ordinary water. When that water boils, it turns into steam. The steam is transported at high pressure through pipes to a large turbine, where it pushes the blades and turns a shaft connected to a rotor in the generator, causing the rotor to spin. The spinning rotor is a large electromagnet that produces rotating magnetic fields. These fields move across coils of copper wire in the generator, producing electricity. The electricity is fed into transmission lines that carry the power from Darlington to people's homes and businesses. ये था जी वो किस आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने. वो कनाडा का कोई पावर प्लांट है तो जहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे बिजली पैदा होती है. कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. हाँ जी बच्चों. नहीं चले. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.